नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे बौद्धिक मोड़ को समझते हैं जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। ये कहानी है जोखिम यानी रिस्क को समझने और उसे काबू करने की। तो देखिए, आज की पूरी चर्चा एक तरह से बस इसी एक स्लाइड में छिपी है। हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो एक तरफ की सोच से शुरू होता है, जहां सब कुछ किस्मत या देवताओं के हाथ में था, और दूसरी तरफ पहुंचता है जहां भविष्य का अंदाजा नंबरों से लगाया जाने लगा। तो आइए सबसे पहले उस दुनिया में चलते हैं जहां अनिश्चितता का मतलब कोई गणितीय संभावना नहीं, बल्कि किसी अनदेखी अलौकिक शक्ति का फैसला माना जाता था। हजारों सालों तक जिंदगी के बड़े बड़े सवालों के जवाब गणित में नहीं, बल्कि मिथकों और धर्म में खोजे जाते थे। अगर तूफान आया तो ये देवताओं का गुस्सा है, कोई बीमार हुआ तो ये ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा या बुरा, सब कुछ पहले से तय माना जाता था। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। वो लोग जुआ तो खूब खेलते थे, पासे फेंकते थे, लेकिन एक बहुत ही बुनियादी आइडिया उन तक पहुंचा ही नहीं। वो मानते थे कि पासे का नतीजा गणित से नहीं बल्कि देवताओं की मर्जी से आता है। हर थ्रो किस्मत का एक फैसला था। बस ये एक आइडिया जो आज हमें कितना कितना नॉर्मल लगता है कि हम नंबरों का इस्तेमाल करके भविष्य का विश्लेषण कर सकते हैं। यही वो क्रांतिकारी सोच थी जो हजारों सालों तक किसी के दिमाग में नहीं आई। यही वो पहेली का टुकड़ा था जो गायब था। लेकिन ये क्रांति हुई कैसे? इसके लिए दो बिल्कुल अलग अलग चीजों का मिलना जरूरी था, जिनका पहली नजर में आपस में कोई लेना देना नहीं लगता। जरा कोशिश करके देखिए। मुश्किल है ना? पहली जरूरी चीज थी सोचने का एक नया और बेहतर टूल, क्योंकि पुराने रोमन अंकों के साथ तो साधारण गुणा भाग करना भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। और फिर यूरोप में एंट्री होती है अरबी अंकों की, और इसने तो जैसे गेम ही बदल दिया। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये सोचने का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसने मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस, अलजेब्रा और अकाउंटिंग को मुमकिन बनाया। इनके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरी जरूरी चीज थी एक लैब जहां इन नए आइडियाज को टेस्ट किया जा सके। और मजे की बात यह है कि वो लैब कोई यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि जुए की मेज थी। और इसके हीरो थे कार्डानो जैसे लोग, जो एक डॉक्टर और गणितज्ञ तो थे ही, साथ में एक पक्के जुआरी भी थे। कार्डानो ने पहली बार एक, कह सकते हैं, बहुत ही क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने पासे फेंकने के हर एक मुमकिन नतीजे को गिना और कहा कि चांस को गिना जा सकता है। लेकिन अफसोस, उनका काम ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं, और ये शानदार आइडिया कुछ समय के लिए गुमनामी में ही रह गया। तो असल में प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जन्म हुआ लगभग 100 साल बाद, जब फ्रांस के दो सबसे तेज दिमागों ने एक दूसरे को कुछ चिट्ठियां लिखीं, और यहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया। ये वो पहेली थी जो ब्लेस पास्कल और पियरे डी फर्मा के सामने रखी गई थी। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल था, अगर कोई गेम बीच में रुक जाए तो जीता हुआ पैसा कैसे बांटा जाए। लेकिन इसका जवाब देने के लिए उन्हें भविष्य के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका बनाना पड़ा। और उनके समाधान का जो दिल था, वो था ये जबरदस्त नया कॉन्सेप्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी अपेक्षित मूल्य। ये वो चाबी थी जिसने जोखिम की दुनिया का ताला हमेशा के लिए खोल दिया। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। मान लीजिए $100 जीतने का 50% चांस है, तो उस चांस की सही कीमत क्या है? लॉजिक सिंपल है। अगर आप ये खेल बार बार खेलते तो औसतन हर 2 में से 1 बार जीतते। इसका मतलब है कि हर खेल से आपकी जो औसत उम्मीद है वो $50 की है। और बस यही था वो कमाल का आइडिया। पहली बार भविष्य के किसी अनिश्चित नतीजे को एक ठोस पक्का नंबर दिया जा सकता था। भविष्य अब सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि उसका एक गणितीय मूल्य था। और ये छोटा सा आइडिया जुए की मेज से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने वाला था। इसने समाज को देखने और चलाने का तरीका ही बदल दिया। सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव ये आया कि अनिश्चितता को लेकर इंसान का पूरा नजरिया बदल गया। हम सिर्फ प्रार्थना और उम्मीद करने की बजाय अब रिस्क का हिसाब लगाने लगे, उसकी कीमत तय करने लगे। सोचिए, आप कोई व्यापारी सिर्फ अपने जहाज की सलामती के लिए दुआ नहीं करता था, बल्कि वो उसका बीमा खरीद सकता था। क्यों? क्योंकि अब जहाज के डूबने के जोखिम को गणित के हिसाब से कैलकुलेट करके उसकी एक कीमत तय की जा सकती थी। तो इसका निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक दिलचस्प गणितीय खोज नहीं थी, बल्कि ये हमारी आज की पूरी आर्थिक दुनिया का एक तरह से ब्लूप्रिंट था। ये इंसान की सोच में आया एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था।
हम सिर्फ किस्मत के हाथों के कठपुतली नहीं रहे, बल्कि हम अपने भविष्य के फैसलों के लेखक बनने की दिशा में आगे बढ़ गए। आप जरा सोच कर देखिए, रिस्क को नंबरों में बदलने की इस काबिलियत के बिना क्या आज शेयर बाजार, बीमा उद्योग या पूरी मॉडर्न इकोनॉमिक्स का वजूद होता? शायद बिल्कुल नहीं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ता है। पुरानी और नई दुनिया के बीच का फर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि इस एक खोज का है कि अनिश्चितता को भी मापा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की बात करेंगे कि कैसे हम इंसानों ने रिस्क को यानी जोखिम को मापना और उसे संभालना सीखा। ये एक ऐसी जबरदस्त यात्रा है जिसने सिर्फ ताश के खेल को नहीं, बल्कि हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की नींव ही बदल दी। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं, है ना, कि हम ये तय कैसे करते हैं कि कोई रिस्क लेना चाहिए या नहीं। 18वीं और 19वीं सदी में कुछ बहुत स्मार्ट लोगों ने इसी सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया, और मजे की बात यह है कि उनके जवाब आज भी हमारी दुनिया को चला रहे हैं। और यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। सोचिए, एक तरफ है एकदम सीधा सपाट लॉजिकल मैथ्स जो एवरेज की बात करता है, और दूसरी तरफ है हमारा दिल, हमारी भावनाएं और सबसे बड़ा डर, कुछ खो देने का डर। रिस्क को लेकर हमारी आज की जो पूरी समझ है ना, वो इसी गणित और भावना की टक्कर से निकली है। तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रोबेबिलिटी यानी संभावना का जो गणित था वो सिर्फ जुए की टेबल से निकलकर हमारी असल जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाने में काम आने लगा। 18वीं सदी के आसपास लोग सोचने लगे कि क्या जुए के जो नियम हैं उन्हें जिंदगी और मौत जैसी बड़ी असली चीजों पर भी लगाया जा सकता है। अब देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जैसे जो नए बाजार खुल रहे थे, उन्हें सिर्फ किस्मत के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता था। उन्हें चाहिए थे पैटर्न्स, उन्हें चाहिए थी एक तरह की निश्चितता। और बस यहीं से मिला पहला बड़ा ब्रेक थ्रू। और ये जो कामयाबी मिली वो सिर्फ नंबरों के खेल से नहीं आई, बल्कि इंसानी दिमाग को, हमारी साइकोलॉजी को समझने से आई। चलिए एक क्लासिक पहेली को समझते हैं, एक सिक्का उछालने वाली पहेली जिसने डैनियल बर्नौली जैसे बड़े बड़े थिंकर्स का भी सिर घुमा दिया था। पहेली ये है कि जीतने और हारने का चांस 50-50 है। तो मैथ्स के हिसाब से तो ये एकदम फेयर बेट हुई है ना, मतलब एवरेज में ना कोई जीता ना कोई हारा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग इस फेयर दांव को लगाने से मना क्यों कर देते हैं? अगर हिसाब किताब बराबर है तो फिर लोग इससे पीछे क्यों हटते हैं? यही वो सवाल है जो हमें बताता है कि सिर्फ पैसे की वैल्यू देखना ही काफी नहीं है। और इसका जवाब बर्नौली ने दिया, और वो जवाब सच में एक गेम चेंजर था। उन्होंने कहा, $1000 खोने का जो दर्द है ना, वो $1000 पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। मतलब हमारी भावनाएं बैलेंस में नहीं होती, नुकसान हमें जीत से कहीं ज्यादा चुभता है। इसी आइडिया को फॉर्मल भाषा में कहते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। सीधी भाषा में इसका मतलब है कि हम सिर्फ पैसे को नहीं तौलते, हम उस पैसे से मिलने वाली खुशी या यूटिलिटी को तौलते हैं। और यही वो थ्योरी है जो समझाती है कि क्यों लोग रिस्क से बचते हैं और इंश्योरेंस क्यों खरीदते हैं। असल में हम एक छोटी सी फिक्स्ड रकम देकर एक बहुत बड़े भयानक नुकसान के दर्द से खुद को बचाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई साइकोलॉजी की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये समझ उन स्टैटिस्टिकल टूल्स के साथ कैसे जुड़ी जिनकी जरूरत बहुत बड़ी आबादी को मापने के लिए पड़ने वाली थी। देखिए, एक बेसिक सी प्रॉब्लम है। किसी एक इंसान का भविष्य एक रहस्य है। कोई नहीं बता सकता कि कल किसी एक व्यक्ति के साथ क्या होगा। ये पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन जादू तब होता है जब हम एक इंसान से हटकर लाखों लोगों को एक साथ देखते हैं। तब जो चीज पहले रहस्य लग रही थी वो एक मैथ की प्रॉब्लम बन जाती है। जो पहले क्योस था उसमें अब पैटर्न दिखने लगते हैं। अब्राहम डिमॉयवर जैसे थिंकर्स ने इसी को नाम दिया लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, यानी बड़ी संख्याओं का नियम। और ये चीज काम कैसे करती है, इसका एक बढ़िया उदाहरण है ये टेबल। देखिए, इंश्योरेंस कंपनियों को ये नहीं पता होता कि किसी एक व्यक्ति की मौत कब होगी, लेकिन वो ये काफी सटीक अंदाजा लगा सकती हैं कि 1 लाख लोगों के ग्रुप में से हर साल कितने लोगों की मौत होगी। तो वो क्या करते हैं, वो सबका रिस्क एक साथ मिला देते हैं और इस तरह वो उसे मैनेजेबल बना लेते हैं। फिर आए कार्ल फ्रेडरिक गॉस और उन्होंने हमें एक जबरदस्त टूल दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम बेल कर्व भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि कुदरत में ज्यादातर चीजें जैसे लोगों की हाइट एक एवरेज के आसपास ही होती हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ हमें रैंडम लगती है वो भी पूरी तरह से बेतरतीब नहीं होती। उसका भी एक प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है। और फिर एडोल्फ क्वेटलेट ने इन सारे आइडियाज़ को पूरे के पूरे समाज पर लागू कर दिया। और जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे। उन्होंने देखा कि बड़े पैमाने पर इंसानी बर्ताव में एक अजीब सी रेगुलरिटी है। क्राइम रेट, शादी की दरें, यहाँ तक कि सुसाइड रेट भी साल दर साल लगभग एक जैसे ही थे, प्रिडिक्टेबल थे। तो अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं। साइकोलॉजी, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स और बेल कर्व, इन सब ने मिलकर इंसानी बर्ताव का एक बहुत ही पावरफुल मॉडल तैयार किया। इस मॉडल को नाम दिया गया रैशनल इकोनॉमिक मैन, यानी तर्कसंगत आर्थिक मानव। ये मॉडल मानता था कि इंसान एक लॉजिकल मशीन की तरह है, जो हमेशा अपनी यूटिलिटी या संतुष्टि को बढ़ाने के लिए ही फैसले लेता है। और ये आइडिया इतना पावरफुल साबित हुआ कि लगभग 100 सालों तक इकोनॉमिक्स की दुनिया पर इसी का राज रहा। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट आया। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये जो एकदम साफ सुथरा लॉजिकल मॉडल है ना, वो असल दुनिया की पूरी हकीकत बयान नहीं करता। इसमें कुछ तो कमी थी। असल दुनिया ने हमें बार बार दिखाया कि इंसान हमेशा लॉजिक से नहीं चलता। मार्केट में अचानक आने वाले बबल्स, फाइनेंशियल क्राइसिस और लोगों का एक साथ किसी चीज के पीछे पागल हो जाना, इन सब ने साबित कर दिया कि कितने भी मैथ्स वाले टूल बना लो, आखिर में इंसानी भावनाएं, डर और लालच सब पर हावी हो सकती हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर में इन सभी खोजों का, इन सभी आइडियाज का आज हमारे लिए क्या मतलब है? इन्होंने हमारी आज की दुनिया को कैसे शक्ल दी है? सच तो ये है कि इन 200 साल पुराने आइडियाज की छाप आज हर जगह है। हमारा पूरा का पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हमारी पेंशन स्कीम्स, स्टॉक मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सब कुछ इसी एक आइडिया पर टिका है कि हम रिस्क को माप सकते हैं और उससे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें तो ये एक इंटेलेक्चुअल चेन रिएक्शन जैसा है। सबसे पहले आई प्रोबेबिलिटी, यानी अनिश्चितता को मापना। फिर आई स्टैटिस्टिक्स, यानी बड़ी आबादी में पैटर्न ढूंढना। इसके बाद इकोनॉमिक्स ने बताया कि इंसान रिस्क पर कैसे रिएक्ट करता है। और आखिर में आया रिस्क मैनेजमेंट, यानी अनिश्चितता को काबू में करना। और यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सबक है। हम अनिश्चितता को, फ्यूचर को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके पैटर्न्स को माप सकते हैं और हम ये मॉडल कर सकते हैं कि हम उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। 1700 से 1900 के बीच इंसानियत ने यही सीखा कि हम शायद भविष्य को कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन हम उसके तौर तरीकों को समझ जरूर सकते हैं। हम केओस में भी एक ऑर्डर ढूंढ सकते हैं। और सच पूछिए तो यही समझ हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की असली बुनियाद है। क्या हम अपने आर्थिक भविष्य को सच में कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम हमेशा उस अनजाने के रहमो करम पर ही रहेंगे जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने एक सदी तक दुनिया के सबसे तेज दिमागों को उलझाए रखा है। और आज हम इसी इंटेलेक्चुअल लड़ाई की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। 19वीं सदी में एक बड़ा आरामदायक यकीन था कि दुनिया एक तय तरीके से चलती है और उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब सबको यही लगता था कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा ही होगा। लेकिन जैसा कि होता है, इतिहास के पास कुछ और ही प्लान्स थे और ये यकीन बहुत बुरी तरह से टूटने वाला था। 20वीं सदी की शुरुआत ही कुछ ऐसी घटनाओं के साथ हुई जिसने स्थिरता के आइडिया को ही हिलाकर रख दिया। पहले वर्ल्ड वॉर 1 ने एक पूरे दौर को खत्म कर दिया। फिर आई ग्रेट डिप्रेशन जिसने इकोनॉमिक मॉडल्स की धज्जियां उड़ा दी। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 ने दुनिया को एक ऐसे पैमाने पर बदल दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस सारी उथल-पुथल के बीच एक बहुत ही बुनियादी और परेशान करने वाला सवाल सामने आया। क्या होगा अगर भविष्य अतीत के नियमों को मानता ही ना हो? क्या होगा अगर हमारे सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, जिन पर हम इतना भरोसा करते हैं, अचानक बेकार हो जाएं? ये वो सवाल था जो इकोनॉमिक्स को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस इंटेलेक्चुअल खालीपन में एक इकोनॉमिस्ट सामने आए, फ्रैंक नाइट, एक बहुत ही पावरफुल नए आइडिया के साथ। उन्होंने हमें भविष्य के बारे में सोचने के लिए एक नया फ्रेमवर्क दिया जो दो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स के बीच फर्क करता है। अपनी लैंडमार्क किताब रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट में नाइट ने एक ऐसा फर्क बताया जो आज मॉडर्न इकोनॉमिक्स की नींव बन चुका है। ये फर्क था रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच का। तो नाइट के हिसाब से रिस्क वो चीज़ है जिसे मापा जा सकता है,
ये एक पासा फेंकने जैसा है। हमें ये तो नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन हम संभावनाओं को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ है अनसर्टेनिटी, जो असल में अनजानी है। ये एक ऐसा खेल खेलने जैसा है जिसके नियम ही हमें नहीं पता। इसे ऐसे समझिए, इंश्योरेंस कंपनियां मृत्यु दर के आधार पर रिस्क को मैनेज कर सकती हैं। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। लेकिन कोई भी कंपनी इस बात का बीमा नहीं कर सकती कि इंटरनेट जैसी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी और पूरे मार्केट को बदल देगी। ये है सच्ची, बिना नापी जा सकने वाली अनिश्चितता। और यहीं पर नाइट का सबसे दमदार तर्क सामने आता है। वो कहते हैं कि असली एंटरप्रेन्योर वाला प्रॉफिट कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं आता। ये आता है उस सच्ची अनिश्चितता में छलांग लगाने से, उस अनजाने भविष्य पर दाव लगाने से जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और देखिए, नाइट का ये आइडिया सिर्फ थ्योरी नहीं था। बहुत जल्द ग्रेट डिप्रेशन ने इसे एक दर्दनाक हकीकत बना दिया और एक और महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने समझाया कि ऐसा आखिर होता क्यों है। कीन्स का तर्क था कि जब गहरी अनिश्चितता का समय आता है तो लॉजिकल कैलकुलेशंस फेल हो जाते हैं। तब हम उस चीज़ पर काम करते हैं जिसे उन्होंने एनिमल स्पिरिट्स कहा, मतलब हमारी गट फीलिंग, उम्मीद, डर और इंट्यूशन का एक मिक्सचर। हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यकीन होता है, इसलिए नहीं कि हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। 1929 का मार्केट क्रैश इसका सबसे भयानक उदाहरण था। वो सारे मॉडल जो कहते थे कि डाइवर्सिफिकेशन से सेफ्टी मिलेगी, वो सब बुरी तरह से फेल हो गए। पुराने डेटा ने एक झूठी तसल्ली दी और उसका नतीजा पूरी तरह से बर्बादी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाइट और कीन्स की चेतावनियों के बावजूद एक बहुत ही पावरफुल जवाबी आंदोलन उभर रहा था, जो भविष्य को फिर से मापने और कंट्रोल करने की कोशिश में था। इस नए आंदोलन का मानना था कि मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की ताकत से अनिश्चितता को काबू में किया जा सकता है, कि रिस्क को एक सटीक विज्ञान में बदला जा सकता है। इसे ही क्वांटिटेटिव फाइनेंस के नाम से जाना गया। और इस नए आंदोलन का टर्निंग पॉइंट आया साल 1952 में। हैरी मार्कोविट्स नाम के एक युवा इकोनॉमिस्ट ने एक ऐसी थ्योरी पेश की जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। इस नई सोच का जो कोर आइडिया था वो बहुत सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी था। आइडिया ये था कि रिस्क को स्टैटिस्टिकल वॉलेटाइलिटी या वेरिएंस के तौर पर मापा जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी एसेट की कीमत जितनी तेजी से ऊपर नीचे होते है, उसे उतना ही ज्यादा रिस्की माना जाएगा। इसने इन्वेस्टमेंट को एक कला से सीधे सीधे विज्ञान में बदल दिया। अब मकसद सिर्फ सबसे ज्यादा रिटर्न पाना नहीं था, मकसद था एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो रिस्क को कम से कम रखते हुए रिटर्न को ज्यादा से ज्यादा करे। ये एक ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी और मैथ्स के पास इसका जवाब था। तो इन सभी इंटेलेक्चुअल बदलावों के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? असल में हम दो बिल्कुल अलग अलग वर्ल्ड व्यूज के बीच एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष में फंसे हुए हैं। एक तरफ है क्वांटिटेटिव ऑप्टिमिस्ट्स जो मानते हैं कि रिस्क को मापा जा सकता है, उसे मॉडल किया जा सकता है और उसे मैनेज भी किया जा सकता है। और दूसरी तरफ है नाइट और कीन्स के स्केप्टिक्स जो हमें याद दिलाते हैं कि कुछ अनिश्चितताएं हमेशा हमारी समझ से परे रहेंगी। तो ये जो पूरी इंटेलेक्चुअल जर्नी रही, ये कैसी थी? हमने शुरुआत की स्टैटिस्टिक्स की ताकत में यकीन के साथ, फिर हमने ये समझने की कोशिश की कि इंसान रिस्क पर कैसे रिएक्ट करता है, और आखिर में हम इस एहसास पर पहुंचे कि हमारी सारी कैलकुलेशंस की भी एक सीमा है। और शायद इस पूरी बहस का सबसे बड़ा सबक यही है, सबसे बड़े खतरे अक्सर वो नहीं होते जिन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या आज के हमारे सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम और बिग डेटा के साथ हम आखिर में भविष्य का अंदाजा लगाने में बेहतर हो गए हैं, या फिर हम सिर्फ अपनी ही अज्ञानता को ज्यादा सटीकता से मापने में बेहतर हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और समाज के भविष्य को शेप दे रहा है। क्या इंसान हमेशा एकदम लॉजिकल फैसले लेता है, खास तौर पर जब बात पैसों की हो? आज हम इसी सवाल में गहरे उतरेंगे कि कैसे हमारा दिमाग अर्थशास्त्र के नियमों को तोड़ता है, और ये कहानी किताबों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो देखिए, ये सब शुरू होता है एक बहुत पुराने और बहुत ही मजबूत आइडिया से, जिसने सदियों तक आर्थिक सोच को एक खास दिशा दी। ये आइडिया था रैशनल मैन का, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी सुपर कंप्यूटर की तरह है,
हर फैसले में फायदे और नुकसान को तौलता है और हमेशा वही चुनता है जिससे उसे सबसे ज्यादा फायदा हो। पर यहाँ एक बहुत बड़ा अगर है। क्या हो अगर ये इंसान सिर्फ किताबों की थ्योरी में ही हो और असल दुनिया में मौजूद ही ना हो? क्या वाकई इंसान हमेशा ऐसे ही फैसले लेता है? तो चलिए इसी रैशनल मैन के मिथक की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इस क्लासिकल विचार की नींव में असल में दरारें कहाँ थीं। तो एक तरफ है थ्योरी जो कहती है कि इंसान एक चलता फिरता कैलकुलेटर है, हर चीज को एकदम सही सही नापता है। लेकिन दूसरी तरफ है असलियत, जहां लोग छोटी छोटी संभावनाओं को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, बात किस तरह कही जा रही है उससे प्रभावित हो जाते हैं और अक्सर जोखिम का गलत अंदाजा लगा लेते हैं। अब हम उस पहली बड़ी दरार पर आते हैं जिसने इस पूरे तर्क संगतता के ढांचे को हिलाना शुरू कर दिया। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक ही बात को कहने का तरीका हमारे फैसले को पूरी तरह पलट सकता है। एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है, चलिए उसे समझते हैं। सोचिए एक बड़ी हेल्थ क्राइसिस है, 600 लोगों की जान दांव पर लगी है और सिचुएशन को संभालने के लिए पहला ऑप्शन दिया जाता है प्रोग्राम ए। ठीक है, तो प्रोग्राम ए क्या कहता है? ये गारंटी देता है कि 200 लोग बचा लिए जाएंगे। सीधा साधा पॉजिटिव लगता है ना? अब जरा दूसरा ऑप्शन देखिए, प्रोग्राम बी। इसमें कहा जाता है कि 400 लोग मर जाएंगे। एक मिनट, अगर हिसाब लगाएं तो दोनों का मतलब तो एक ही है ना? 600 में से 200 बचेंगे मतलब 400 मरेंगे और 400 मरेंगे मतलब 200 बचेंगे। तो क्या कोई प्रोग्राम दूसरे से बेहतर है? मगर जब लोगों से पूछा गया तो जानते क्या हुआ? ज्यादातर लोगों ने प्रोग्राम ए को चुना। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि 200 लोगों को बचाना एक पॉजिटिव फ्रेम है, जबकि 400 लोग मरेंगे एक नेगेटिव फ्रेम है। नतीजा एक ही है, पर उसे पेश करने का तरीका हमारे फैसले को पूरी तरह बदल देता है। इसे कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट, और यह पहला बड़ा सबूत था कि इंसान हमेशा लॉजिकल नहीं होता। तो इस तरह के इर्रेशनल बर्ताव को समझाने के लिए इकोनॉमिक्स को एक नए नक्शे की जरूरत पड़ी, और वो नक्शा बनकर आई प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। इसके कुछ बड़े ही दिलचस्प सिद्धांत हैं। पहला, हम फायदे या नुकसान को हमारी टोटल वेल्थ के हिसाब से नहीं देखते, बल्कि एक रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं। दूसरा, और यह बहुत जरूरी है, नुकसान का दर्द हमें फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। और तीसरा, हम बहुत कम चांस वाली घटनाओं को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं और जो लगभग तय हैं उन्हें हल्के में ले लेते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर रास्ते में 1000 रुपए का नोट मिल जाए तो खुशी होगी, पर अगर जेब से 1000 रुपए का नोट गिर जाए तो उसका दुख उस खुशी से कहीं ज्यादा होगा। इसे ही लॉस अवर्जन कहते हैं। नुकसान से बचने की हमारी चाहत बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो सवाल उठता है कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? जवाब है मेंटल शॉर्टकट्स। हमारा दिमाग ना तेजी से काम करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। और ये शॉर्टकट काम तो आते हैं, पर कभी-कभी बहुत बड़ी गड़बड़ भी कर देते हैं। जैसे अवेलेबिलिटी, मतलब जो खबर दिमाग में ताज़ा हो वो ज़्यादा बड़ी लगती है। प्लेन क्रैश की खबर सुनकर लगता है कि प्लेन में सफ़र करना बहुत खतरनाक है। रिप्रेजेंटेटिवनेस हमें उन चीज़ों में पैटर्न ढूंढने पर मजबूर करता है जहां कोई पैटर्न होता ही नहीं। और एंकरिंग, मतलब जो पहली जानकारी मिल गई हमारा दिमाग उसी से चिपक जाता है। और फिर आता है हम सबका पसंदीदा बायस, ओवर कॉन्फिडेंस। हमें लगता है कि हम जितना जानते हैं या जितना अच्छा कुछ कर सकते हैं, असलियत उससे काफी अलग होती है। ये गैप जो यहां दिख रहा है लगभग हर किसी में होता है। अब ये मत सोचिए कि ये सिर्फ हमारी रोजमर्रा की छोटी मोटी गलतियां हैं। नहीं, जब करोड़ों लोग एक ही तरह के मेंटल शॉर्टकट लेते हैं तो इसका असर पूरी की पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। यही बायस हमें समझाते हैं कि क्यों लोग लॉटरी भी खरीदते हैं और इंश्योरेंस भी। लॉटरी यानी कम संभावना को ओवरवेट करना, और इंश्योरेंस यानी नुकसान से बचना। यही ओवर कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट में बबल बनाता है और लॉस अवर्जन मार्केट को क्रैश करा देता है। इन सभी आइडियाज ने मिलकर इकोनॉमिक्स में एक क्रांति ला दी, जिसे बिहेवियरल रेवोल्यूशन कहते हैं। इसने रिस्क यानी जोखिम को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, रिस्क को समझने की कहानी कैसे बदली है। पहले लगता था कि रिस्क को मापा जा सकता है, फिर लगा कि इंसान के रिएक्शन को भी मॉडल किया जा सकता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि यह सब अधूरा है। आज की सबसे बड़ी समझ यह है कि रिस्क को चाहे कितना भी माप लो, आखिर में उसे हमारा दिमाग अपने मनोवैज्ञानिक फिल्टर से ही देखेगा।
और यही आज की सबसे बड़ी बात है। रिस्क कोई मैथ की प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व कर लिया जाए। ये बिहेवियरल है, ये साइकोलॉजिकल है। तो अगली बार जब कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना हो तो ये याद रखना जरूरी है कि इंसान का दिमाग शायद इकोनॉमिक्स की किताब के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी ही धुन पर चलता है। कभी सोचा है कि फाइनेंशियल रिस्क, जिसे कभी कुदरत की एक ताकत माना जाता था, आज एक ऐसी चीज कैसे बन गया है जिसे हम बाकायदा इंजीनियर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? चलिए आज इसी कमाल के सफर को समझते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है। इसी सोच ने 20वीं सदी में फाइनेंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। रिस्क अब कोई दुश्मन नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा रिसोर्स बन गया था जिसे हम नाप सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और यहाँ तक कि उससे फायदा भी उठा सकते हैं। तो आज के इस सफर में हम यही देखेंगे कि कैसे हम रिस्क को सिर्फ सहने की सोच से उसे डिजाइन करने तक पहुंचे। हम पोर्टफोलियो की ताकत को समझेंगे, ये जानेंगे कि कैसे रिस्क को एक खरीदने बेचने वाली चीज बनाया गया, फिर इसे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कैसे मैनेज किया गया, और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इस पूरी महारत की अपनी सीमाएं क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 20वीं सदी के बीच तक रिस्क को समझने के लिए सारे पुर्जे मौजूद थे। प्रोबेबिलिटी थी, स्टैटिस्टिक्स थी, सब कुछ था। पर एक चीज की कमी थी, एक ब्लूप्रिंट की, जो इन सभी पुर्जों को एक साथ जोड़कर एक मशीन बना सके। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब रिस्क एक जंगली जानवर जैसा था। लोग उससे डरते थे, उसे झेलते थे, लेकिन उसे काबू में कैसे करना है ये किसी को नहीं पता था। सारे जरूरी हथियार तो थे, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका कोई नहीं जानता था। और फिर सोच में एक जबरदस्त बदलाव आया। लोगों ने रिस्क को किस्मत का खेल मानना बंद कर दिया और उसे एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह देखना शुरू किया। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सिस्टम बनाकर, डिजाइन करके हल किया जा सकता है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये पूरी सोच में एक क्रांति थी। तो सवाल ये है कि ये क्रांति आखिर हुई कैसे? इसका जवाब छिपा है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में। और इस थ्योरी के पीछे एक जीनियस दिमाग था, हैरी मार्कोविट्ज का। तो ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी यानी MPT आखिर है क्या चीज? असल में ये एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है। इसने उस चीज को एक फॉर्मूला दे दिया जो ट्रेडर्स दशकों से अपने अंदाजे से कर रहे थे, यानी रिटर्न और रिस्क के बीच जो रिश्ता है उसे आंकड़ों की जुबान में समझाया। देखिए, पहले लोग कैसे सोचते थे कि बस एक अच्छा एसेट पकड़ो और उससे से ज्यादा रिटर्न निकालो। लेकिन MPT ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। इसने कहा, एक एसेट को मत देखो, पूरे पोर्टफोलियो को देखो। असली खेल तो रिस्क और रिटर्न के बीच एक सही बैलेंस बनाने का है। ये वाकई में एक क्रांतिकारी आइडिया था। MPT ने मोटा-मोटी हमें 3 जरूरी सबक सिखाए। पहला, इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं भागते, वो रिस्क से भी उतना ही डरते हैं। दूसरा, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, यानी डाइवर्सिफिकेशन ही वॉलेटिलिटी कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। और तीसरा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अलग-अलग एसेट्स एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, ताकि आप अपने टोटल रिस्क को कंट्रोल कर सकें। तो MPT ने एक ब्लूप्रिंट तो तैयार कर दिया था। अब बारी थी उन टूल्स को बनाने की जो इस ब्लूप्रिंट को असलियत में बदल सकें, जो रिस्क को मैनेज करने के लिए एक पूरी नई टूल किट तैयार कर सकें। और इसी कड़ी में आती है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस यानी EMH। ये थियोरी एक पुल की तरह है जो मैथ्स और फाइनेंस को जोड़ती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाजार में कोई फ्री लंच नहीं मिलता। कीमतें आम तौर पर फेयर होती हैं क्योंकि उनमें सारी मौजूदा जानकारी पहले से ही शामिल होती है। इसी सोच ने रिस्क को एक ठोस, खरीदने बेचने लायक चीज बना दिया। इसका प्रोसेस 3 स्टेप्स का था। पहला स्टेप, रिस्क को नापो, उसे नंबर दो। दूसरा स्टेप, फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाओ। और तीसरा, सबसे क्रांतिकारी स्टेप, जिसे रिस्क नहीं चाहिए वो अपना रिस्क उसे बेच सके जो उसे लेने को तैयार है। बस इसी प्रक्रिया ने फाइनेंस की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो ये वो 4 पिलर हैं जिन पर आज का मॉडर्न फाइनेंस खड़ा है। पोर्टफोलियो थ्योरी ने हमें बैलेंस सिखाया, डेरिवेटिव्स ने रिस्क को ट्रांसफर करने की ताकत दी, रिस्क मैट्रिक्स ने हमें रिस्क नापने का पैमाना दिया और डाइवर्सिफिकेशन ने उसे कम करने का तरीका। तो थ्योरी बन चुकी थी, टूल्स भी तैयार थे। अब सवाल ये था कि इन्हें बड़े पैमाने पर कैसे लागू किया जाए, और यहीं से फाइनेंस का पूरा ढांचा ही बदलने लगा। और जानते हैं सबसे बड़ा बदलाव क्या था? रिस्क अब किसी एक इंसान की सिरदर्दी नहीं रह गया था। ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम बन गया, एक सिस्टमिक चैलेंज।
जिसे बड़े लेवल पर मैनेज करने की जरूरत थी। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। एक अकेले निवेशक से लेकर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और विशाल पेंशन फंड्स तक रिस्क मैनेजमेंट का स्केल जमीन से आसमान पर पहुंच गया। ये बड़ी बड़ी संस्थाएं अब लाखों लोगों के रिस्क को एक साथ मैनेज कर रही थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन जबरदस्त सिस्टम्स को बनाने के बाद भी ये समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज की तरह इनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, इतनी सारी थ्योरी, इतने मॉडल्स, इतने इनोवेशंस के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने फाइनेंशियल रिस्क को पूरी तरह खत्म कर दिया है? काश इसका जवाब हाँ होता, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है और इसकी कुछ ठोस वजह भी हैं। देखिए, हमारे सारे मॉडल पुराने डेटा पर निर्भर करते हैं, लेकिन भविष्य हमेशा अतीत को नहीं दोहराता। ये मॉडल अक्सर ब्लैक स्वॉन जैसी अप्रत्याशित घटनाओं का अंदाजा नहीं लगा पाते। और सबसे बड़ी बात, हम इंसान हैं, हमारी अपनी भावनाएं हैं, हमारी अपनी गलतियां हैं। तो महारत हासिल करने की कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन वो शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। और आखिर में ये लाइन हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है। हमने रिस्क को समझने और उसे काबू करने में चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो, अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से ख़त्म करना शायद हमेशा हमारी पहुंच से बाहर ही रहेगा।